मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, एग्जाम की घड़ी बहुत ही नज़दीक आ गई है, इसलिए आज फिर से हम दोबारा हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथ के उनको हल करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए आप इन जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी जो जितने भी टॉपिक है वो वापस उनका रिवीजन हो सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला प्रश्न है कि अंकों 5, 9, 6, 7 और 3 से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, जबकि किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग में लाया जाए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अंकों से संबंधित हमने कई प्रश्न प्रैक्टिस पेपर में आपके लिए डाले हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आपके लिए लेके आई थी, लेकिन ये क्वेश्चन उनमें से सबसे हटकर है, ठीक है ना। तो आप अंकों से समझ गए, ये नहीं कि रोजाना ही अंक वाले प्रश्न आ रहे, तो हर प्रश्न में अलग अलग भाषा है, हर प्रश्न में अलग चीज पूछी गई है। तो यहाँ पर भी आज जो पहला हमारा सवाल है इसमें भी भाषा बिल्कुल बदली हुई है, यानी अंक से पूछा गया है लेकिन भाषा में देखो कितना ये चेंज कर दिया है कि यहाँ पर क्या कहा है कि हमें 5 अंक भी दिए हुए हैं। देखो, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सीधे सवाल हमारे वहां गलत हो जाते हैं बच्चों, तो ध्यान से भाषा को समझना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। अंक है हमारे पास 5, 9, 6, 7 और 3, और अंक की भी हमें 5 अंकों की पूछी यहाँ पे बड़ी से बड़ी। लेकिन एक बात और कही है कि जबकि एक अंक को 2 बार प्रयोग में आप लाना है, तो 2 बार प्रयोग में लाएंगे तो फिर 6 अंक हो जाएंगे। तो यहाँ आपको दिमाग लगाना है कि आपको एक अंक का 2 बार प्रयोग करना, अब यहाँ बड़ी से बड़ी बनानी। तो आपको मैंने बताया था साथियों, बच्चों, दोस्तों, कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं अंकों से, तो बड़े अंक का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है ना। पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे ऐसे जमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब बड़ी बनानी है हमें, तो फिर हम किस अंक का प्रयोग 2 बार करेंगे, बड़े वाले अंक का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन जब वहां हमारे को जैसे 4 अंक दिए होते थे तो 5 अंकों की पूछते तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ अंक 5 दिए और 5 अंकों की बनानी, एक अंक का 2 बार प्रयोग करना है, तो फिर हम बड़े अंक का ही प्रयोग करेंगे। अब कौन सा अंक छोड़ना पड़ेगा, तो जो सबसे छोटा अंक है वो हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर इसको नहीं छोड़ेंगे तो फिर संख्या हमारी क्या बन जाएगी, 6 अंकों वाली बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से दिमाग आपको लगाकर करना है। तो 9, 9, 7, 6 और 5 ये बनेगी, और एक अंकों में क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इनमें से कोई सा भी अंक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक अंक का 2 बार प्रयोग करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल गया कि एक अंक तो छूटेगा ही छूटेगा। तो कौन सा वो छूटेगा, तो बड़ी बनाएंगे, इसका मतलब सबसे छोटे अंकों में छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी क्या बन जाएगी, 5 अंकी अंकों से प्रयोग करके 9, 9, 7, 6, 5 यानी 99,765 हमारी संख्या बन जाएगी, जिसमें 9 को हमने 2 बार प्रयोग में लिया है, और 9 को 2 बार प्रयोग में लेने की वजह से हमें तीन जो हमें अंक दिया हुआ था उसको हमें छोड़ना पड़ा, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। इस तरीके से आपका माइंड चेक किया जाता है वहां पर कि किस तरीके से बच्चा सोच रहा है, कैसे वो सवाल को हल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 99,765, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न है हमारा कि 1 से 99 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक है, यानी इकाई का गुणा करने पर हमारे इकाई का अंक क्या आएगा, ये पता लगाना है। तो 1 से 99 के बीच तो बहुत सारी होती है अभाज्य संख्या, तो इतनी संख्याओं को हम गुणा करेंगे फिर इकाई का अंक निकालेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो वो काम आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 से 99 की भी जब अभाज्य संख्या लिखेंगे तो देखिए अभाज्य संख्या आएगी हमारी, एक तो आती, एक तो न तो भाज्य नहीं भाज्य, हमें ऐसे भी 1 से 99 के बीच की बतानी है। तो अभाज्य संख्या है 2, फिर 3, ठीक है, उसके बाद में 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97 ये आएगी, ठीक है।
अब इनको गुणा करके इकाई का अंक आपको निकालना है कि इनके गुणनफल में इकाई का अंक है, आपको बताना 0 है, 1 है, 2 है या 5 है। ठीक है, तो इतने को गुणा करेंगे तो काफी टाइम हमें लग जाएगा, 15-20 मिनट से भी ज्यादा खर्च हो जाएंगे। तो आप देखिए कि इनमें ऐसी एक संख्या देख लीजिए, दो संख्या जिनका गुणा करने पर 0 आ जाए। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे अपन शुरू से करते हैं, यहाँ आगे से शुरू कर लीजिए आपको कि 2 गुणा में 3 गुणा में 5, इनके सबके बीच गुणा आएगा। 2 को 3 से गुणा किया तो 6, और 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30 आ गया। अब 30 में इकाई का अंक 0 आ रहा है हमारा, तो जब 7 से गुणा करेंगे इकाई को तो 0 ही आएगा, 11 से करेंगे तो भी 0। यानी किसी भी संख्या में इकाई का अंक आ जाए और उसको किसी भी संख्या से गुणा करना हो तो हमारे क्या आएगा, इकाई का अंक 0 ही आएगा। यानी आगे तो संख्या बढ़ती जाए कितनी भी आए, हमें केवल इकाई का पूछा है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा, 0 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से देख लेनी क्या उन संख्या में 2 और 5 आ रहे हैं, यानी जिनका गुणा करने पर 0 आ रहा है, तो फिर लास्ट में इकाई का अंक 0 ही हमारा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें 2 से 10 के बीच बोलता है, 1 से 10 या 10 से 20, तब भी हमारा इकाई का अंक 0 ही आएगा। या 10 प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा, तो भी हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्योंकि जहां 2 और 5 आपको मिल गए, इसका मतलब है कि उनका गुणा करने पर 10 आता है, और 10 में इकाई का अंक 0 आएगा। इसका मतलब कितनी संख्या से आप गुणा करते जाओगे, लास्ट में इकाई का अंक 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो इतना करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हमारा क्या जाएगा, इकाई का अंक 0, यानी ए हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 संख्याओं 5,67,98,345 तथा 5,67,89,435 के लिए निम्न में से कौन सा सत्य, यानी 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, इनको देखकर आपको पता लगाना है कि कौन सा सत्य है। ठीक है, तो पहला देखिए, अब देखिए चिन्ह देख लीजिए, चिन्ह आपको पता होना चाहिए कि जो संख्या अगर अब बराबर है दोनों तरफ, यानी जैसे मान लो इधर है हमारे 55 और इधर है 55, तब हमारे किसका निशान लगता है, बराबर का। ठीक है, जैसे एक संख्या है हमारे 23 से मान लो, ठीक है, और एक संख्या हमारे 152 है। ठीक है, तो ये 23 बड़े होते हैं या 152 बड़े होते हैं, तो जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ हमारे खुला हुआ मुंह आता है। यानी ये जो चिन्ह है ना, उसका मुंह जो खुला हुआ होगा जिस संख्या की तरफ, वो संख्या बड़ी होगी, और जिसकी तरफ ये बंद मुंह होगा वो छोटी होगी। ठीक है, तो इधर ये खुला हुआ मुंह, जैसे मान लो यहाँ पे है 215 है और यहाँ पर है हमारे 120 है। ठीक है, तो 215 बड़े या 120 बड़े, तो 215 बड़े, तो इसका मुंह क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यानी जिसकी तरफ खुला हुआ मुंह आता है वो बड़ा, और जिसकी तरफ सकड़ा यानी जो बंद मुंह आता है वो छोटी होती है। और अगर संख्या बराबर है, एक जैसा उनका मान है, तो फिर क्या आ जाएगा, संख्या में बराबर का निशान आ जाएगा। ठीक है, तो ये चिन्ह फिर आपको मैंने समझा दिए हैं, पहले भी बता दिए थे। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कि ये जो संख्या है, देखते हैं पहले, तो संख्या का पहले अंक गिन लेते हैं। जब भी हमें बड़े और छोटे की तुलना करनी होती है ना, तो संख्या के सबसे पहले अंक गिनते हैं। तो दोनों में देखते हैं, दोनों संख्याओं में देखो 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8 अंक है। इसमें भी कितने हैं, 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8, यानी दोनों करोड़ करोड़ तक 30 कमला अंक गिन लिए हमने। तो ठीक है कि 8-8 अंकों की है। अब जब बराबर अंक आ जाते हैं तो हम पहले अंक को देखते हैं, अगर पहला समान है तो दूसरे को देखते हैं, दूसरा समान है तो तीसरे को देखते हैं। जैसे अंक कम ज्यादा आ जाए तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर 3 अंकों की थी, यहाँ 2 अंकों की थी। ठीक है, तो यहाँ अगर मान लो 93 भी होते हैं ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, पहले अंक से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 अंक में है तो 3 अंकों वाली बड़ी होगी, 2 अंकों वाली छोटी होगी। ठीक है, पहला अंक देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब अंक समान होते हैं, जैसे इसमें 3 अंक थे, इसमें भी 3 अंक थे। ठीक है, तो पहला अंक हम देखते हैं, इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो फिर 2 बड़े होते हैं, 1 बड़े होते हैं, 2 बड़े होते हैं, फिर ये बड़ी हो जाएगी। चाहे पीछे फिर कुछ भी लगाओ, इसके यहाँ पे दूसरे में 9, 8 जो भी लगे हो, लेकिन यही हमारी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। जब समान अंक होते हैं तो पहला अंक हम देखते हैं, अगर पहला भी समान हो तो दूसरे भी जाते हैं, फिर तीसरे जाते हैं, इस तरीके से जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला अंक 5 है, इसमें भी 5 है। ठीक है, दूसरा 6 है, इसमें भी 6 है, तीसरा इसमें 7 है, इसमें 7 है, यहाँ चौथा अंक 9 है और ये 8 है। तो यहीं से पता चल गया कि 9 बड़े होते हैं, 8 छोटे होते हैं, तो ये संख्या हमारी बड़ी होनी चाहिए थी। तो बड़ी की तरफ क्या आता है, खुला मुंह आता है, जबकि इधर क्या आया था, बंद मुंह आया। तो एक कथन तो हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, बी कथन में देखिए
5 दोनों समान संख्या तो वही थी, तो यहाँ 9 है और यहाँ पर 8 है, ठीक है, चौथे अंक में। तो यहाँ 9 बड़े होते हैं तो इसकी तरफ भी खुला मुंह आ रहा है, इसका मतलब बी कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सी में बराबर का निशान दिया है तो दोनों संख्या बराबर नहीं है, तो फिर ये भी हमारा कथन गलत हो जाएगा। और ज्ञान डी में बोला है कि संख्याओं की तुलना नहीं हो सकती क्या, तो संख्या की तुलना तो हो सकती है आराम से, तो फिर ये तो डी भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर आपको संख्या पढ़नी आती है तो आप संख्या पढ़कर भी कर सकते हैं, अगर नहीं आती तो अंकों को गिन लीजिए, समान अंक के तो अंकों को मिलाते जाइए, जिसका अंक बढ़ा वो अंक बढ़ी जाएगी। जैसे हमने मिलाया 5 इसमें भी है, दूसरे पे 6 इसमें भी है, 7 नहीं पता चल रहा तो चौथा अंक 9 था, इसमें 8 था, तो 9 बड़े होते हैं, 8 बड़े होते हैं, 9 बड़े होते हैं, इसलिए हो गया। अगर आपको पढ़नी आती है संख्या तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 5,67,98,345 है और ये 5,67,89,435 है, तो 98,000 बड़े होते हैं, 89,000 छोटे होते हैं, यही से पता चल गया, इसलिए ये संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से पढ़कर भी आप कर सकते हैं और आप अंकों को देखकर भी आप उनकी तुलना कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। तो बी कथन क्या हो जाएगा, इनमें से बी वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, इन संख्याओं के लिए सत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है कि 112, 140 तथा 196 का बड़े से बड़ा भाज्य है। भाज्य का मतलब है बड़े से बड़ा है, पूछा है। भाज्य का मतलब किनका भाग जाता है, इन ऑप्शनों में से कौन सा इसका सबसे बड़ा भाज्य। तो यहाँ बड़े से बड़ा दे दिया, इसका मतलब है कि जहां बड़े से बड़े आ जाए, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, मसप निकालना होगा। क्या निकालना होगा, मसप, ठीक है। तो मसप हम निकालेंगे तो भाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो 112, 140 और 196 बड़े से बड़ा पूछा है ना, इसलिए तो बड़े से बड़े के लिए हम क्या निकालते हैं, मस निकालते हैं, ठीक है। तो 2 से जा रहा है, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 छक्के 12, 56 बार। 2 से 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 आठे 16। 2 से 2 एकम 2, 2 चौका 14 बार। 2 से 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। 2 से 140 में देंगे, 2 सत्ते 14, जीरो बान या भाग टूट गई 0। 2 से 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 35 बार। फिर 5 का जाएगा, 5 7 35, 7 एकम 7, ठीक है। 2 से 2 नाम 18, 1 बच गया, 2 आठे 16। 2 से 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 नाम 18। 7 से 7 7 49, 7 एकम 7 हो गए इनके भाज्य गुणनखंड। अब मसम निकालते हैं। तो 112 के गुणनखंड आए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 7 और 140 के आए हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7 और 196 के आए हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 7 गुणा में 7, ठीक है। तो जब इस तरीके से इस विधि से जब हम करते हैं भाज्य गुणनखंड, तो फिर हम क्या बनाते हैं, मस के लिए जोड़े बनाते हैं, यानी तीन संख्या है तो तीनों में समान संख्याओं के हम क्या बनाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में है, तो एक ग्रुप तो हमारा ये बन गया, ठीक है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक ग्रुप हमारा ये बन गया, ठीक है। अब 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें भी, तीनों में है 7 7, तो एक ग्रुप हमारा ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप में से एक ले लेंगे, 2 में से एक, इस 2 में से भी एक और 7 के ग्रुप में से 7, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो 28 क्या होगा, बड़े से बड़ा भाज्य होगा इनका, जिनका इसमें इन तीनों संख्याओं में क्या जाएगा, भाग जाएगा। तो यही हमसे पूछा है कि बड़े से बड़ा भाज्य बताइए, क्या बताइए, बड़े से बड़ा भाज्य आप बताइए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कि 28 इनका बड़े से बड़ा भाज्य। जाने में तो 7 का भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछा है, बड़े से बड़ा पूछा गया है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, 28 हमारा क्या हो जाएगा, इसका बड़े से बड़ा भाज्य हो जाएगा, क्योंकि नाम बड़े से बड़े आ गया तो हम मसल निकालते हैं, आपको मैंने बता दिया कई बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, एक व्यक्ति ने बैंक से 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से कुछ राशि उधार ली। उसने कुल 1200 रुपए ब्याज दिया। व्यक्ति द्वारा उधार ली गई राशि है, ठीक है। तो जब भी कोई राशि उधार ली जाती है, इसका मतलब क्या होता है, मूलधन होता है। यानी हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 3 वर्ष दिया हुआ है और 3 वर्ष क्या है हमारा समय, यानी हम लिख देंगे कि समय बराबर 3 वर्ष, फिर 8% वार्षिक दर से, ठीक है। तो हमें क्या दी हुई है, दर बराबर है 8% वार्षिक, तो समय भी हमारा वर्ष में है और दर भी हमारी क्या है, वार्षिक में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 1200 रुपये क्या दिया है, हमें ब्याज दिया है, तो ब्याज बराबर 1200 रुपये, ठीक है।
दर दे दिया, ब्याज दे दिया, समय दे दिया, हमें क्या निकालना है, उधार ली गई राशि। तो उधार ली गई राशि या दी गई राशि क्या होती है, मूलधन होता है। ठीक है, तो मूलधन का सूत्र क्या होता है, 100 गुणा में ब्याज बटा में दर गुणा में समय। तो 100 गुणा में ब्याज कितना, 1200 रुपए, बटा में दर कितनी, 8, समय कितना, 3। तो 3 से कट रहा है हमारे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 2 जीरो भाग टूट गई 400 बार। और 8 से 8 एकम 8, 8 पंजे 40, भाग टूट गई 50 बार। और 50 को 100 से गुणा किया तो 5000 रुपये। क्या आ गया, 5000 रुपये। यानी उस व्यक्ति ने कितनी राशि बैंक से उधार ली थी, 3 साल पहले 5000 रुपये राशि ली थी, और 3 साल के बाद में उसने 1200 रुपये धन यानी ब्याज के रूप में चुकाया है। तो कौन सी राशि थी वो, 5000 रुपये राशि थी। क्या थी, 5000। तो मूलधन क्या हो जाएगा हमारा, 5000, यानी बैंक से उसने 5000 रुपये उधार लिए थे। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 5000 रुपये। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, एक कॉलोनी में 112 ब्लॉक हैं जिन पर 1 से 112 तक नंबर लिखे हैं। एक स्कूल वैन हर छठे ब्लॉक पर ठहरती है, जबकि स्कूल बस हर 10वें ब्लॉक पर ठहरती है। यदि दोनों वाहन कॉलोनी के प्रवेश द्वार से एक साथ चले तो कौन कौन से ब्लॉक नंबरों पर दोनों एक साथ रुकेंगे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। भाषा आपको बड़ी दिख रही होगी, प्रश्न बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कॉलोनी पे दे रखे कि 112 ब्लॉक है और कॉलोनी पे नंबर लिखे हुए, यानी 1 2 3 4 5, यानी 112 तक गिनती उन पर लिखी हुई है। अब जो स्कूल वैन होती है वो हर छठे ब्लॉक पर ठहरती है, यानी छठे पर रुकी, फिर हर छठे पे, हर छठे का मतलब प्रत्येक बार हर छठे पे, यानी 6 के बाद किस पे रुकेगी, 12, फिर 12 के बाद 18, फिर 24, इस तरीके से रुकती जाएगी। ठीक है, जबकि जो स्कूल बस है हर 10वें ब्लॉक पर ठहरती है, हर बार 10वें पे, यानी पहले 10 पे रुकी तो अगली बार 20 पे, 10 छोड़ने के बाद 20, फिर 20 में 10 जोड़े तो 30 पे, फिर 40 पे, 50 पे, इस तरीके से रुकती जाएगी। तो ऐसे नंबर आपको बताने, 3 नंबर ही यहाँ पर दिए ऑप्शनों में, तो ऐसे नंबर बताने जहां पर बस और वैन दोनों एक साथ रुकेगी वहां पर, यानी दोनों का मिलान होगा या दोनों के समान संख्या वहां पर आ जाएगी, यानी समान नंबरों पर वो रुकेगी या ठहरेगी। ठीक है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 6 और 10, हर 6 नंबर पे 10 नंबर पे रुक रही है, तो इनके हमें क्या निकालने पड़ेंगे, गुणज निकालने पड़ेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न था, आपने सोचा नहीं होगा कि गुणज से इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है क्या। ठीक है, तो 6 पहले 6 पे रुकेगी, फिर 6 पे 12, फिर 6 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 चक्के 36, 6 साते 42, 6 आठे 48, 6 नाम 54, 6 ढाई 60, फिर 60 के बाद में 6 और जोड़ दिए तो 66, 66 में 6 जोड़े तो कितने हो गए, 72, और 72 में 6 जोड़े तो कितने हो गए, 78, और 78 में 6 जोड़े तो कितने हो गए, 84, और 84 में 6 जोड़े तो 90, 90 में 6 जोड़े तो 96, और 96 में 6 जोड़े तो 102, 102 में 6 जोड़े तो कितने हो गए, 108। ठीक है, और 108 में 6 जोड़ेंगे तो फिर कितने हो जाएंगे हमारे, 114। तो 112 तक ये हमारे ब्लॉक है, तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, चलो 10 का कर लेते हैं, 10, फिर 20 पे, फिर 30 पे, फिर 40 पे, फिर 50 पे रुकी गाड़ी, फिर 60 पे, फिर 70 पे, फिर 80 पे, फिर 90 पे, फिर 100 पे, फिर 110 पे, और फिर 120। तो 120 तो हमारे ज्यादा, क्योंकि 112 तक ही कॉलोनी में ब्लॉक। ठीक है, तो 120 का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब देखते हैं कि सेम सेम नंबर कहाँ आ रहे हैं इनमें। तो देखिए 6 इसमें, इसमें नहीं है, 12 दोनों में नहीं है, 18 नहीं है, 24 नहीं है, 30, तो 30 देखिए इसमें भी, इसमें भी, यानी 30 नंबर वाले ब्लॉक पर हमारी जो ये 6 पे कौन रुकती है, वैन, वैन भी रुकी है, और ये बसें है ना, स्कूल बस है, ये स्कूल वाली वैन है, तो वैन 30 पे रुकी है और बस भी 30 पे, तो समान हो गई। तो पहली तो भाई तीनों 30 पर मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं, 36 नहीं है, 42, 48 ये नहीं है, 54 नहीं है, 60, तो 60 इसमें भी है, 60 इसमें भी है, यानी 60 पर वैन भी रुकेगी, तो 60 नंबर पर बस भी रुकेगी। ब्लॉक नंबर 60 पे बस वैन भी रुक रही है और बस भी रुक रही है, समान आ गए। चलिए आगे चलते हैं, 72, 84, 90 इसमें भी, इसमें भी है, तो एक 90 पे भी रुकेगी, 90 पे स्कूल बस भी रुक रही है, 90 पे वैन भी हमारी रुक रही है। तो इन तीनों ब्लॉक नंबरों पे हमारी स्कूल वैन और
बस दोनों ही क्या रुकेगी, दोनों एक साथ वहां पर रुकेगी। ठीक है, जहां पर भी जाएगी तो वहां पर वो रुक जाएगी। ठीक है, तो 30, 60 और 90 ब्लॉक नंबर पे हमारी बस और जो स्कूल वैन है, यानी स्कूल बस और स्कूल वैन दोनों ही रुकेगी। तो क्या हो जाएगा हमारे 12, 60, 72 नहीं, 30, 60, 90, 30, 60 इसमें भी लगी, इसमें 112, ये तो गलती हो गया। तो क्या हो जाएगा 30, 60 और 90, तीन ही ब्लॉक नंबर होंगे, 30, 60 और 90, जहां पर स्कूल बस भी रुकेगी और वैन भी रुकेगी। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गणक अबेकस द्वारा दर्शाई गई है। यानी यहाँ पर हमें अबेकस द्वारा बताया गया है और ये अबेकस में जो हमें ये बिंदु दिख रहे हैं, यानी इसमें इस तरीके से गणना की जाती है। अबेकस जो प्रणाली होती है उसमें इस तरीके से गिनती सिखाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया गया है ये किसको दर्शा रहा है, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ओ, और यहाँ टी, यहाँ एच, यहाँ टी एच, यहाँ 10 लिखा है, 100 लिखा है और 1000 लिखा है। ठीक है, यानी 1000 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर बिंदु भी हमें बनाए हुए हैं। यहाँ पर हमारे जो 1000 है वहां 3 बिंदु है, यहाँ पर 1 बिंदु है, यहाँ 4 बिंदु, यहाँ 2 बिंदु, यहाँ खाली है, यहाँ 7 बिंदु है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ 3 बिंदु। तो कौन सी संख्या यहाँ पर दर्शाई गई है आपको देखकर बताना है। तो 1 का मतलब क्या होता है, इकाई। 1 का मतलब क्या होता है, इकाई। जैसे इंग्लिश मीडियम वालों को तो समझ में आ गया, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है, 1 का मतलब इकाई, और 10 का मतलब क्या होता है, 10, और 10 का मतलब क्या होता है, ढाई। 1 का मतलब 1, 1 का मतलब इकाई, और 10 का मतलब 10, 10 का मतलब ढाई, और 100 का मतलब क्या होता है, 100, 100 को हम क्या बोलते हैं, सैकड़ा। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। और 1000 यानी 1000 को क्या बोलते हैं, हम 1000 ही बोलते हैं। ठीक है, फिर इधर है 10th और 100 और फिर 1000 है, यानी ये क्या है, 10th का मतलब 10वां, फिर ये हमारा 100वां और ये हमारा 1000वां। यानी हम ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं इसको कि ये दशांश है, सत्तांश है और शतांश है। इसका मतलब दशमलव तो हमें दिए, हमें पता तो चल गया कि दशमलव को दर्शाया गया है इसमें। तो यहाँ पर देखिए कितने बिंदु है, गोल हमारे इसमें 3, जैसे उसमें गोल बिंदु ये वो गेंद जैसे टाइप में आते हैं, उस तरीके से गोल गोल उनमें रखे होते हैं, और इससे बताया जाता है गिनकर कि यहाँ 3 गोले, 2 है तो 3 से 3, 2 से 2 और 1 से 1 बनता है। ठीक है, तो 3 है तो यहाँ पर संख्या क्या आ जाएगी, 3। फिर है हमारे 1, तो फिर आ जाएगा 1, फिर है 4 गोले तो 4, फिर है 2 तो 2, और फिर उसके बाद में 10वां चल गया तो यहाँ दशमलव का चिन्ह आ जाएगा। अब 10वें में कुछ भी नहीं, यानी 0, 100वें में कितने 7 तो 7, और 1000वें पे कितने 3 बिंदु। तुम्हारी क्या बन जाएगी संख्या, ये बन जाएगी। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप बिंदियों से भी गिन कर करोगे, बिंदियां गिनकर भी कर लोगे तो भी पता चल जाएगा। यानी ऊपर आपको ये समझ में नहीं आया कि 0 या भी 1, 10, 100 या 1000 कैसे दे रखा है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से बिंदियां गिनकर करोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दिमाग लगाकर आपको करना है। बहुत ही शानदार प्रश्न था। तो क्या आ जाएगा, 3142.073, यानी 10वें स्थान पर कुछ भी नहीं था, 100वें स्थान पर 7 और 1000वें स्थान पर 3। यहाँ इकाई पे था हमारे 2, दाई पे 4, सैकड़े पर 1 और 1000 पे 3। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, जैसे अबेकस में उनको मोतियों में मोती कह सकते हैं, या वो गोले कह सकते हैं, अपन जो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा जो रखा गया है उनकी जगह स्थान पर, उसी से अपन संख्या बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ संख्या बनकर तैयार हो गई हमारी कौन सी, 3142.073। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये तो गलत हो गया, 3142 में भी ये लिख गया 730 है, और यहाँ 3000 ये गलत हो गया, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3142.073। बहुत ही शानदार प्रश्न था, बहुत ही शानदार प्रश्न था। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है ABCD एक आयत है जिसकी भुजाएं 30 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की एक समान चौड़ाई के एक साथ आयत के बाहरी ओर स्थित है। आयत PQRS का परिमाप है। यानी चित्र भी आपको दिया हुआ है प्रश्न में, ABCD एक आयत है जिसकी भुजाएं दे रखी। तो आप कंफ्यूज मत हो कि आयत की तो भुजाएं नहीं होती है, तो आपको पता है आयत की तो लंबाई चौड़ाई होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, भुजाएं तो है, लेकिन इसका नाम है एक का लंबाई एक का चौड़ाई। क्यों, क्योंकि आयत की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर समान होती तो फिर वो तो वर्ग बन जाता ना। तो भुजाओं से आप कंफ्यूज मत हो, आपको 30 और 20 दे रखा है, इसका एक लंबाई एक चौड़ाई। तो 30 सेंटीमीटर तो क्या है, इसकी लंबाई है, और 20 सेंटीमीटर क्या है, इसकी चौड़ाई है, 20 सेंटीमीटर इसकी
चौड़ाई आ गई। ठीक है, इस ABCD आई थी। अब इसके क्या हुआ है, 2 सेंटीमीटर एक समान चौड़ाई, एक समान चारों तरफ से एक समान चौड़ाई के बाहर एक आयत बाहरी ओर स्थित है, जिसका नाम दे दिया है इन्होंने PQRS। चित्र पहले से बना हुआ है प्रश्न में, उसका नाम है PQRS, और आपको इस PQRS का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। ओके, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है चारों तरफ, यानी इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर से देखिए तो भी इधर से 2 सेंटीमीटर, इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 है, एक समान चौड़ाई का है, चारों तरफ 2 सेंटीमीटर, बाहर की ओर एक आयत स्थित है PQRS। ठीक है, और इस PQRS का आपको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। ठीक है, चलिए अब परिमाप तो हम निकाल लेंगे, लेकिन परिमाप कब निकालते हैं आयत का, जब हमारे पास उसकी लंबाई चौड़ाई हो। तो यहाँ तो न तो लंबाई है हमारे पास, न चौड़ाई है, क्या करें, तो देखते हैं कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मिलेगा। तो ABCD की लंबाई चौड़ाई तो हमें दी हुई ना, तो ABCD की लंबाई यानी CD इसकी लंबाई है, AB इसकी लंबाई है, और BC इसकी चौड़ाई है, AD इसकी चौड़ाई, यानी आमने सामने की, यानी ये 30 है तो ये भी 30 होगी, ये 20 है तो ये भी 20 होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम ऐसे डॉट डॉट बनाए यहाँ पे लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये 30 है तो इसके नीचे वाली भी 30 होगी। अब दो, हमें पता है कि 2 सेंटीमीटर इधर से बढ़ गया और 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ गया, इसका मतलब कितना बढ़ा, ये 2 इधर जोड़ दे, 2 इधर जोड़ दे, 4 सेंटीमीटर बढ़ गया, और 30 यहाँ तक हो गया, तो कितनी हो गई इसकी लंबाई, 34 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, 34 सेंटीमीटर। समझ में आया कि यहाँ से यहाँ तक तो हमें पता था कि इसकी ABCD की जो लंबाई चौड़ाई दे रही थी, तो उसके हिसाब से ये तो 30 हो गई। अब हमें पता है कि अगर हम डॉट डॉट निकाल कर इस तरीके से करें तो ये 30 है तो ये भी 30 होगी, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ गया ये, और 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ गया, क्योंकि इससे 2 सेंटीमीटर चौड़ाई से निकाला है ना, बाहर की तरफ बनाया, तो दो चारों तरफ 2-2 सेंटीमीटर है, तो 2 इधर और 2 इधर, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, और 30 ये थी तो 30 और 4 कितने हो गए, 34। अब चौड़ाई की बात कर ली जाए, यहां से लेकर B और C की चौड़ाई कितनी, 20, यानी अगर हम डॉट डॉट खींचते इधर आगे, तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगी, इतनी हमारी। ठीक है, अब 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ गया, 2 इधर बढ़ गया, तो 20, 2 इधर 2 इधर, तो 4 बढ़ गया, तो कितनी हो गई, QR हमारी क्या हो गई, 24 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब में PQRS जो हमें दी हुई थी आयत, उसकी लंबाई चौड़ाई हमारे पास आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लंबाई तो हमारे पास आई है 34 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई आ गई है हमारे पास कितनी, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका परिमाप, यानी PQRS का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद। ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल हमने अच्छे से क्लास में पढ़ लिया था। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप क्लास में जाकर उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको क्लास मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी है, 34, प्लस चौड़ाई कितनी आ गई, 24। ठीक है, 2 गुणा में कितने हो गए हमारे, 58, कितने हो गए, 58। ठीक है, तो 58 को 2 से गुणा किया तो 2 8 16, हासिल का 1, 2 5 10 11, यानी 116, और लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर है, तो परिमाप भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर में, तो 116 सेंटीमीटर। यानी PQRS जो आयत में दिया हुआ था, जो बनाया था बाहर की तरफ, उसका परिमाप क्या हो जाएगा, 116 सेंटीमीटर। उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और उसका हम परिमाप भी निकाल सकते हैं, अगर लंबाई चौड़ाई आ गई तो क्षेत्रफल भी निकाल। तो मैं यहाँ क्षेत्रफल के नहीं पूछा, अगर पूछा जाता है तो आप क्षेत्रफल या लंबाई गुणा में चौड़ाई कर दोगे। ठीक है, प्रश्न हमारे ऐसे भी आता है कि यहाँ बाहर एक और बना हुआ है, तो यहाँ बीच का जो रास्ता बना है उस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल, तो ये भी हम निकालना सीख गए। ठीक है, तो कैसे भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 116 सेंटीमीटर। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, सोनू घर से बाजार जाने में 25 मिनट लेता है, बाजार में खरीदारी करने में वो 2 घंटे 30 मिनट लगाता है तथा फिर वापस घर लौटता है। यदि वो घर से 11:30 प्रातः बाजार की ओर चलता है तो वो घर वापस लौटेगा। ठीक है, तो बाजार जाने में कितना समय लगता है उसको, घर से बाजार जाने में 25 मिनट लगते हैं, और बाजार में कितने समय तक रुका खरीदारी करने के लिए, 2 घंटे 30 मिनट, और कितने बजे चला था घर से, 11:30 बजे। ठीक है, तो हम पहले तो निकाल रहे कि कुल समय कितना उसने खर्च कर दिया है, तो 25 मिनट तो लगे हैं उसको बाजार जाने में। ठीक है, 25 मिनट, और सामान खरीदने में लगे 2 घंटे 30 मिनट, तो घंटे तो इसमें 0 आ जाएंगे, और इसमें 1 घंटे, बाजार में 2 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 5 और 2, यानी 2 घंटे 55 मिनट लग गए उसको। ठीक है,
कितने बजे चला था घर से? 11:30 यानी 11:30 पर। तो 11:30 में 2 घंटे 55 मिनट जोड़ देंगे तो 5, 5 और 3 8, 11 2 कितने हो गए? 13। तो 60 मिनट इधर घटा देंगे हम, तो यहाँ कितने बच गए? 5, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है ना। तो 8 में से 6 गए तो कितने हो गए? 2। और यहाँ 1 घंटा देते कितने हो गए? 14 बज गए। और 14 का मतलब क्या हुआ? 2 बज गए, 2:25 2:25 पर अपने घर पर लौट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे आप करोगे, ऐसे करोगे ना आप भी, क्योंकि यहाँ दिया है 25 मिनट जाता है, 2 घंटे 30 मिनट लगाता है, तो दोनों को जोड़ लो और 11:30 में जोड़ दो, सीधी सी बात है, खत्म कहानी। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा? क्योंकि 25 मिनट जब वो जाने का ले रहा है तो वापस जब घर लौटेगा तब भी तो 25 मिनट लगेंगे ना। ये खेल है, क्योंकि आंसर तो ये भी मिलेगा और आप खुश हो जाएंगे कि हाँ हमारा तो ऑप्शन मिल गया था, हमारा तो बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपके गलत हो जाएगा। तो क्या करना है? 25 मिनट जाने के तो 25 मिनट आने के भी आपको जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि जाने में 25 मिनट ले रहा है तो बाजार से लौटेगा तब भी तो 25 मिनट लगेंगे। ठीक है ना, तो ये समझने वाली बात है, यहाँ दिमाग आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने जाने के जोड़ दिए जाने में, तो आने के 25 मिनट और इसमें हम जोड़ देते हैं। घंटे तो 0, मिनट 25। ठीक है, तो अब कितने हो गए हमारे? 5 5 10, 2 2 4, 4 3 7 1 8 और 2, यानी 2 घंटे 80 मिनट हो गए। अब 2 घंटे 80 मिनट क्या जोड़ देंगे हम? किस में जोड़ देंगे? 11:30 से चला था तो 11:30 में क्या जोड़ देंगे? 2 घंटे और 80। ठीक है, तो देखिए अब जोड़ते हैं 0, 8 3 कितने हो गए? 11। ठीक है, कहीं गड़बड़ हो गई क्या? 2 घंटे 30 मिनट, 25 5 5 10, 2 2 4, 4 3 7 1 8 2, 2 घंटे 80 मिनट सही है। तो यहाँ पर 0, 8 3 हो गए 11, 2 घंटे 30 मिनट। तो यहाँ पर 280 हमने 280 लिख दिए, तो यहाँ पर पहले इनको घंटे बनाने थे, यहाँ गलत लिख गया है। तो देखिए आप 2 घंटे 80 मिनट लगे ना उसको, इसका मतलब 80 मिनट 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है, तो 60 मिनट इधर देते हैं, यहाँ कितने हो गए? 3 घंटे, और यहाँ रह जाएंगे हमारे 20 मिनट, यानी 3 घंटे और 20 मिनट लगे हैं उसको जाने आने में और बाजार में खरीदारी करने में। ठीक है, तो 11:30 बजे चले थे तो उसमें 3 घंटे और 20 मिनट जोड़ देंगे, हमने 80 मिनट जोड़ दिया डायरेक्ट, फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 घंटे 20 मिनट लगे, जोड़ेंगे हम, इसमें 11:30 पर गया था तो 0 3 और 2 कितने हो गए? 5, और यहाँ पर 11 में 3 जोड़े तो 14, यानी 14:50 पर। तो 14 का मतलब है 12 बजने के बाद, 13 का मतलब 1 बज गए, 14 का मतलब 2 बज गए, यानी 2:50, यानी 2:50 यानी 2:50 बजे वो अपने घर पर वापस लौट आएगा। तो ये हमसे पूछा गया है। यहाँ 280 अगर हम जोड़ देंगे तो फिर यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो मिनट हमारे 60 मिनट में 1 घंटा बन जाता है, तो फिर हमें यहाँ घंटा बनाना पड़ेगा। 60 मिनट इधर देते हैं, 2 से 1 3 घंटे हो जाएंगे, और यहाँ रह जाएंगे हमारे 20 मिनट। क्या रह जाएंगे? 20 मिनट। यहाँ गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 3 घंटे 20 मिनट, और 11:30 में हम जोड़ेंगे 3 घंटे 20 मिनट, तो क्या हो जाएंगे? 14:50। ठीक है, 14:50 का मतलब है 14:50 घड़ी में 12 तक ही वो 30 हुई, 12 का मतलब 13 हो गया, इसका मतलब 1 बज गया, 14 हो गया इसका मतलब 2 बज गए। ठीक है, 15 हो गए इसका मतलब 3, और 16 हो गई तो 4। तो क्या हो जाएगा? 2:50 बजे वो अपने घर पर लौट आएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो क्या आ जाएगा हमारा? सी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 2:50 पे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, यदि आम 80 रुपए के 12 के भाव से खरीदकर 100 रुपये में 10 के भाव पर बेचे जाए तो सौदे में लाभ प्रतिशत है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो किस तरीके से हल करते हैं? तो एक तरफ तो हम लिखेंगे रुपये और एक तरफ लिखेंगे वस्तु, यानी यहाँ जो भाव है, भाव का मतलब है वस्तु। तो रुपए कितने? 80 रुपए। ठीक है, और भाव कितना है? 12, यानी 12 वस्तुएं कितने में खरीदी? 80 में। ठीक है, आम। ठीक है, और 100 रुपए में 10 के भाव से बेच दिए, तो रुपए कितने? 100। ठीक है, भाव यानी 10 वस्तु, यानी 10 आम खरीदे, बेचे। ठीक है, तो इनका क्या करेंगे हम? वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे? वज्र गुणा। तो 80 को 10 से गुणा करेंगे, कितने हो गए? 800, और 100 को 12 से गुणा करें तो 1200। अब जो आगे आया है वो आगे वाला तो हमारा होगा क्रम मूल्य, और जो पीछे आएगा वो क्या होगा? विक्रम मूल्य। ठीक है, यानी क्रम मूल्य कितना आया? क्रम मूल्य बराबर तो है 800, क्रम मूल्य बराबर है 800 रुपये, और विक्रम मूल्य क्या आ गया हमारे? 1200 रुपये, यानी 800 में खरीदा और 1200 में बेचा। तो सीधा सीधा दिख रहा है लाभ हो रहा है, तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे? लाभ। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य।
ठीक है। विक्रय मूल्य कितना 1200 माइनस 800 बराबर कितना 400। ठीक है, 400 रुपए का क्या हो गया लाभ। अब हमें क्या निकालना है लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ कितने का हुआ हमारे 400 रुपए का, क्रय मूल्य कितना 800 और गुणा में 100। ठीक है, तो 2 जीरो से तुम्हारे 2 जीरो कट गए। 8 से 8 एकम में 8, 8 पंजे 40 भाग टूट की 0 यानी 50%। सौदे में क्या हुआ 50% का क्या हो गया लाभ हो गया। सौदे में क्या हो गया 50% का लाभ हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा डी ऑप्शन हमारा आ जाएगा प्रतिशत। ठीक है, 50% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों बच्चों आज फिर हमने गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल किया है, तो आप अच्छे से इनको समझिएगा, आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।